अब चलिए आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड की खबरों का रुख करते हैं। उत्तराखंड में मौसम से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है, आपको रूबरू करवा दें। मौसम विभाग ने हल्की बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। आज पहाड़ पर बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। 10 जनवरी तक मौसम विभाग ने इसकी चेतावनी जारी की है। चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग समेत बाकी पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी की आशंका जताई जा रही है। दरअसल मौसम विभाग ने 2500 से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी की चेतावनी दी है। हालांकि 11 जनवरी से प्रदेश भर में मौसम साफ रह सकता है, ये भी मौसम विभाग ने कहा है। 10 जनवरी तक कई हिस्सों में अलग अलग इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग की चेतावनी है, अलर्ट जारी किया गया है इसके लिए। लेकिन ये भी थोड़ी सी राहत वाली खबर ये है कि 11 जनवरी से मौसम साफ हो सकता है उत्तराखंड में। हालांकि दीपा, अगर देखें तो पहाड़ों पर मौसम लगातार बदल रहा है। ज्यादातर जगहों पर बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है और जोशीमठ के ओली में सैलानी बर्फबारी का लुत्फ लगातार उठा रहे हैं, तो उधर पिथौरागढ़ में भी बर्फबारी लगातार जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मसूरी के पास धनौल्टी में भी मौसम लगातार बदल रहा है, बर्फबारी यहां पर भी हो रही है। 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। जोशीमठ के ओली की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जहां तक आपकी नजर जा रही होगी बर्फ ही बर्फ आपको दिखाई दे रही होगी। पिथौरागढ़ की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पिथौरागढ़ के धारचूला, मुनस्यारी में भी लगातार बर्फबारी हो रही है, यहाँ पर भी पर्यटक पहुंच रहे हैं। साथ में मसूरी के धनौल्टी की तस्वीर भी आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर भी लगातार बारिश हो रही है और बारिश बर्फबारी की वजह से मौसम में ठंडक बढ़ गई है। अब बड़ी खबर यह है कि हल्द्वानी नर्सिंग कॉलेज में फूटा कोरोना बम। जी हां, कोरोना का धमाका यहां पर हुआ है। नर्सिंग कॉलेज के 93 छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अब शहर में कोरोना का जो आंकड़ा है वो करीब 200 तक पहुंच गया है, जिसके बाद अब प्रशासन भी हरकत में आ गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जगह जगह लोगों की सैंपलिंग की है। 5 जगहों पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, जिससे कि लोगों को ये सुनिश्चित किया जा सके कोरोना को लेकर कोई कोताही ना बरती जा सके। प्रशासन की ओर से लगातार सख्ती बरती जा रही है, सैंपलिंग को बढ़ा दिया गया है। नर्सिंग कॉलेज के 93 छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ऐसे में वो कितनों के संपर्क में आए होंगे और कितना खतरा बड़ा होगा, अंदाजा लगाया जा सकता है। लगातार मामले बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं, जिसमें लगभग कल से लेकर आज तक जो हमारा 3 दिन का अगर हम रेशियो देखें तो 250 के लगभग हमारे यहाँ पॉजिटिव लोग आए हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा आज पाल नर्सिंग जो कॉलेज है वहाँ 93 लोग पॉजिटिव आए हैं। सभी की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हुए सैंपल किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त शहर में 5 माइक्रो कंटेनमेंट जोन भी बनाए गए हैं और सभी जगह जो हमारी घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं और जो हमारे मॉल्स हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, सभी जगह सैंपल की कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए सख्त कदम उठाए गए हैं। अब राज्य सरकार ने नई कोविड गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं। बिल्कुल, और नई गाइडलाइन के मुताबिक 16 जनवरी तक राजनीतिक रैलियां, धरना प्रदर्शन और सामाजिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा 12वीं तक के स्कूल भी 16 जनवरी तक बंद किए जा चुके हैं और जिम, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, स्पा सेंटर, मल्टीप्लेक्स भी 50% क्षमता के साथ ही खुलेंगे। और दरअसल राज्य में बीते दिन 814 नए मरीज मिले हैं। हल्द्वानी के नर्सिंग कॉलेज में 93 छात्र संक्रमित मिलने के बाद अब एक्टिव केसों की संख्या उत्तराखंड में 2022 हो गई है। अब सख्ती लगातार बढ़ा दी गई है, नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई है। उन गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा। चलिए रवि कैंतुरा का रुख कर लेते हैं, वो देहरादून से लगातार बने हुए हमारे साथ। रवि, देखिए नई गाइडलाइंस तो लगातार आ रही है। रवि, किस तरीके से उनको फॉलो करवाया जा रहा है, क्या स्थिति उत्तराखंड की आप देख पा रहे हैं? क्योंकि लगातार तमाम कड़े कदमों के बावजूद भी कोविड के केस बढ़ रहे हैं, इजाफा लगातार जारी है। ऐसे में जो नई गाइडलाइंस है उनकी हाईलाइट्स क्या क्या है, वो जरा बताएं। बिल्कुल दीपा, देखिए क्योंकि पिछले 24 घंटे में अगर बात करें तो 814 नए मामले आए हैं और जो कोविड संक्रमण है वो लगातार अब प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अब सख्ती देखने को मिली है, सरकार ने एक सख्त कदम उठाए हैं। 16 जनवरी तक प्रदेश में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। राजनीतिक जो रैलियां हैं वो नहीं होंगी, धरने प्रदर्शन नहीं होंगे और इसके साथ ही जो स्विमिंग पूल है और जो वाटर पार्क है वो पूरी तरीके से बंद रहेंगे। इसके अलावा रेस्टोरेंट की बात करें, जिम, स्पा, ये तमाम जो चीजें हैं और वहां पर 50% क्षमता के साथ ही काम किया जाएगा ताकि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको मेंटेन किया जा सके। इसके साथ ही अगर बात करें तो नाइट कर्फ्यू का समय अभी हाल में सरकार ने बढ़ाया। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरी तरीके से कर्फ्यू रहेगा और इस वक्त जो है किसी भी तरीके का आवागमन या किसी भी दुकान, रेस्टोरेंट को खोलने की छूट नहीं होगी।
सरकार पूरी तरीके से अब सख्ती के साथ आगे बढ़ती हुई कोविड में नजर आ रही है, क्योंकि उत्तराखंड में जिस तरीके से लगातार दिन ब दिन ये मामले हैं वो अब तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा कदम है कि राजनीतिक रैलियां, धरने, प्रदर्शन, तमाम चीजों पर पाबंदियां लगा दी गई हैं। शादी समारोह की हम बात करें तो 50% क्षमता के साथ जो जहां पर जो क्षमता होगी उसकी 50% लोग ही वहां पर एकत्रित हो सकेंगे। इसके साथ ही शव यात्रा में भी 50% क्षमता का ही एक आकलन के साथ सबको अनुमति दी जाएगी। तो पूरी तरीके से प्रदेश में बात करें तो सिर्फ मैदानी जिले ही नहीं बल्कि पहाड़ों पर भी कोरोना का अटैक जो है पूरी तरीके से देखने को मिल रहा है और लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। अभी बैकलॉग भी 10,000 से अधिक है प्रदेश में। संभावना है कि आने वाले समय में ये और ज्यादा तेजी के साथ आंकड़े आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे में अब कोशिश की जा रही है कि इसको कैसे कंट्रोल किया जा सके। बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि बिल्कुल रवि, अगर देखें तो इसकी जरूरत भी नजर आती है क्योंकि उत्तराखंड में मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में सरकार को भी सख्त होना पड़ेगा, प्रशासन को भी सख्ती दिखानी पड़ेगी और जनता को भी समझना होगा। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आंकड़ों पर भी नजर डाल देते हैं। उत्तराखंड में लगातार कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। 24 घंटे के अगर आंकड़े देखें तो 814 नए केस सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना के जो एक्टिव केसेस हैं उनकी संख्या 2022 हो चुकी है। देहरादून में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। 325 केस देहरादून से सामने आए हैं। तो लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। देहरादून का जो आंकड़ा है हर दिन बढ़ रहा है। 24 घंटे के आंकड़े पर नजर डालें तो 814 मरीज एक दिन के अंदर सामने आए हैं। कुल मिलाकर एक्टिव केसेस की संख्या 2022 हो चुकी है। बिल्कुल, और लगातार जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। तमाम एहतियाती कदम आप देखिए, अभी हमने आपको जानकारी दी कि नई गाइडलाइंस भी लागू कर दी गई हैं, जारी कर दी गई हैं। 16 तारीख से वो लागू हो जाएंगी। लेकिन तमाम कदम उठाने के बावजूद भी देहरादून हो, हरिद्वार हो, नैनीताल हो, यहाँ की स्थितियाँ लगातार बिगड़ रही हैं। आगे बढ़ते जम्मू कश्मीर में आतंकियों से लोहा लेते हुए उत्तराखंड का एक और लाल शहीद हो गया है। पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले अनिल चौहान दुश्मनों से लोहा लेते वक्त शहीद हो गए। द्वारका ब्लॉक के लंगूरी गांव के रहने वाले 28 साल के अनिल चौहान 8वीं गढ़वाल राइफल में थे। राजौरी में आतंकियों से मुठभेड़ में लगी गोली से वो शहीद हो गए। शहादत की खबर के बाद परिवार गम में डूबा हुआ है। बताया ये जा रहा है कि मई में उनकी शादी होने वाली थी, लेकिन शादी की तैयारियों के बीच में ये दुखद खबर परिवार को मिली, जिसके बाद परिवार ही नहीं बल्कि पूरे इलाके में शोक की लहर है, मातम पसरा हुआ है। जम्मू कश्मीर में उत्तराखंड का लाल शहीद हुआ। आतंकियों से लोहा लेते वक्त, दुश्मन को सबक सिखाते वक्त आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए। अनिल चौहान जो गढ़वाल राइफल में सेना में थे, वो आज उनका एक समाचार मिला कि वो शहीद हुए हैं सेना में। निश्चित रूप से हम दुखी हैं, लेकिन इस देश की सुरक्षा और रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है। उस पुण्य आत्मा को मैं अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आज भारतीय सेना में हमारे पौड़ी जिले द्वारिखाल ब्लॉक से अनिल चौहान जी शहीद हो गए हैं। इस दुख की घड़ी में पूरा द्वारिखाल ब्लॉक उनके साथ है, परिवार के साथ है, और जो भी हमसे जब हमारी जरूरत पड़ेगी हम हमेशा उनके साथ रहेंगे। तो पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले पर भाजपा और कांग्रेस की ओर से लगातार बयानबाजी सामने आ रही है, मगर पूर्व सीएम हरीश रावत के बयान से तो खलबली मच गई है। हरीश रावत ने दरअसल कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधे घंटे रुक जाते तो कौन सा बम फूट जाता। उधर इस मसले पर भाजपा हरीश रावत पर लगातार हमलावर है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में जो चूक हुई है उसके बाद इस तरीके का बयान अपने आप में सवाल खड़े करता है। इस पर जो भाजपा राजनीति करना चाह रही है, एक सहानुभूति फैक्टर पैदा करने की जो कोशिश कर रही है, सत्यता यह है कि ये एक सिक्योरिटी लैप्स है और प्रधानमंत्री हाई सिक्योरिटी जोन में होते हैं, जिसमें केंद्र सरकार की सारी सिक्योरिटी एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं। तो कैसे प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में बदलाव हुआ? यदि वो बदलाव हुआ, सड़क मार्ग से हुआ, तो उसको जो है एसपीजी से लेकर के दूसरी सुरक्षा एजेंसियों ने राज्य सरकार की एजेंसियों के साथ सैनिटाइज क्यों नहीं किया पूरे रूट को जो है? हाँ, आधा घंटा यदि विलम्ब हो जाता तो कौन सा बम फूट पड़ता। मैं आज कांग्रेस के इतने वरिष्ठ नेता जिनकी आयु 73-74 वर्ष हो गई है, उनसे इस प्रकार के बयान की कतई भी अपेक्षा नहीं करते हैं कि वो निश्चित रूप से मैं इनके इस बयान की घोर भर्त्सना करता हूं कि
आखिर इनको हो क्या गया है? कांग्रेस पार्टी किस दिशा में जा रही है कि बम ब्लास्ट जैसे शब्दों का ये उपयोग कर रहे हैं? हम अभी भूले नहीं हैं कि हमारे देश के अंदर हमने 2 प्रधानमंत्री खोए हैं और प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में इतनी भारी चूक हुई है। प्रधानमंत्री कोई किसी व्यक्ति, कोई पार्टी का नहीं होता है। प्रधानमंत्री पूरे राष्ट्र के होते हैं, पूरे एक संवैधानिक संस्था होती है और उनके द्वारा इस प्रकार का बयान दिया जाना निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तराखंड की जनता देशभक्त जनता है, ये कभी भी ऐसे बयानों को भूल नहीं सकती है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। वहीं 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। गंगोत्री से कर्नल अजय कोटियाल प्रत्याशी बनाए गए हैं। कर्नल अजय कोटियाल उत्तराखंड से आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है। सीएम उम्मीदवार भी वही हैं। घनसाली से विजय शाह, विकासनगर से प्रवीण बंसल, राजपुर सीट से डिम्पल सिंह, ऋषिकेश से राजे नेगी को प्रत्याशी बनाया गया है। भेल रानीपुर से प्रशांत राय, भगवानपुर से प्रेम सिंह, पिरान कलियर से शादाब आलम, मंगलौर से नवनीत राठी को उम्मीदवार बनाया गया है। तो तमाम वो नाम हैं जो सूची में शामिल हैं। हरिद्वार ग्रामीण से नरेश शर्मा, पौड़ी से मनोहर लाल पहाड़िया, चौबट्टा खाल से दिग्मोहन नेगी, कपकोट से भूपेश उपाध्याय का नाम इस सूची में शामिल है। और बागेश्वर से बसंत कुमार, 7वीं सल्ट सीट से सुरेश चंद्र बिष्ट और 7वीं सोमेश्वर से हरीश आर्य, अल्मोड़ा से अमित जोशी लिस्ट में शुमार। इसके साथ ही लोहाघाट से राजेश बिट, चंपावत मदन मेहर, हल्द्वानी से समित टिक्कू, रामनगर से शिशुपाल सिंह रावत, ये नाम जो इस सूची में शामिल हैं। और जसपुर से यूनुस चौधरी को बनाया गया है प्रत्याशी। काशीपुर से दीपक बाली और सितारगंज से अजय जायसवाल मैदान में उतरेंगे। तो उत्तराखंड में आपकी पहली लिस्ट जो है वो सामने आ चुकी है। लगातार मंथन हुआ कि किसको कहां से दावेदारी दी जाए। जो जीत सुनिश्चित कर सकता है पार्टी का, उसी को मौका दिया जाए, ये पूरी कोशिश। और उसके बाद अब लिस्ट देखिए, पहली आम आदमी पार्टी की सामने है। उत्तराखंड में भाजपा की तरफ से सरकार के 5 साल नए इरादे युवा सरकार कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस दरमियान सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा में हुए कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र के साथ हर वर्ग और समाज के विकास के लिए काम कर रही है। निश्चित रूप से ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी हमको रेल लाइन की सौगात दी है। जल्दी आने वाले समय में हमारे इस बागेश्वर से टनकपुर तक की रेल यात्रा आने वाले वर्षों में पूरी होगी। उसके लिए 29 करोड़ रुपए की धनराशि जारी हो गई है। देहरादून में जो हवाई अड्डा है, वो हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जा रहा है। पंतनगर का जो हवाई अड्डा है हमारा, ये पंतनगर का हवाई अड्डा भी जल्दी इसको ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के रूप में विकसित किए जाने के लिए भारत सरकार के स्तर पर इस पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं धुआंधार बाइक्स। उत्तराखंड विधानसभा चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी की प्रत्याशियों की पहली सूची। 24 उम्मीदवारों के नाम शामिल। गंगोत्री सीट से चुनाव लड़ेंगे कर्नल अजय कोटियाल। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी के ग्रामीणों को दी बड़ी सौगात। लगभग 137 लाख रुपए की विभिन्न योजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। जनता से 2022 चुनाव में फिर से जिताने की अपील। हरिद्वार में आयोजित गुरु गोविंद साहिब के जन्मदिन में शामिल हुए सांसद साक्षी महाराज प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक को कांग्रेस का षड्यंत्र बताया। कहा, कांग्रेस हमेशा से हत्याओं पर आधारित राजनीति करती आई है। यमुना घाटी में आयोजित कांग्रेस के विजय शंखनाथ रैली में शामिल हुए पूर्व सीएम हरीश रावत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल। हरीश रावत ने सीएम धामी पर उत्तराखंड की नदियों को खोदने और खनन करवाने का आरोप लगाया। और चलिए दीपा, अब वक्त हो गया है यूपी और उत्तराखंड में कहां किसका दौरा रहने वाला है, इसके बारे में अपने दर्शकों को जानकारी देने का। तो चलिए मैं ग्राफिक्स के जरिए बताती हूँ। बिल्कुल गुंजन, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का सियासी दिग्गज कहां पर रहने वाला है, क्योंकि चुनावी समर है। ये वही वक्त है जब नेताजी जनता के बीच में ज्यादा दिखते हैं। ओवर टू यू गुंजन।
बिल्कुल दीपा, मैं आपको बताती हूँ आज कहाँ कौन जुटने वाला है। आज कानपुर में जुटेंगे भाजपा के दिग्गज नेता। कानपुर में भाजपा का वैश्य समाज को साधने के लिए एक सम्मेलन होना है जिसमें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल शामिल होंगे। इस प्रदेश स्तरीय व्यापारी सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। करीब 30,000 व्यापारियों के पहुंचने का यहाँ पर दावा किया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी भी इसमें शामिल होने वाले हैं। अगले दौरे की बात करें तो निषाद पार्टी के अध्यक्ष आज प्रेस वार्ता करेंगे। दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। गोमती नगर लखनऊ में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया जाएगा। वहीं पौड़ी गढ़वाल दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। दोपहर 2:40 पर श्रीकोट पौड़ी गढ़वाल में खेल मैदान का लोकार्पण करेंगे। वहीं दोपहर 3:05 पर मुख्यमंत्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज श्रीनगर में आयोजित एबीवीपी उत्तराखंड प्रांत के 22वें प्रांत अधिवेशन का शुभारंभ करेंगे। वहीं शाम 4 बजे मुख्यमंत्री धामी देहरादून के लिए रवाना हो जाएंगे। वहीं अल्मोड़ा में कांग्रेस की विधानसभा सल्ट में एक बड़ी चुनावी जनसभा होनी है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जिसमें शामिल होंगे। कांग्रेस की विधानसभा सल्ट में एक बड़ी चुनावी जनसभा आज होनी है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जनसभा में शामिल होंगे। दोपहर 1 बजे से लेकर 2 बजे तक का ये कार्यक्रम रखा गया है। तो दीपा, ये आज के दौरे। बिल्कुल गुंजन, ये आपने बताया कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का तमाम सियासी जो दिग्गज है वो कहाँ पर रहने वाला है, कहाँ पर किसकी सभा होनी है, क्योंकि चुनाव में बहुत कम वक्त बाकी रह गया है। इसलिए लगातार ये कोशिश है कि कम वक्त में अधिक से अधिक लोगों के बीच में पहुंचे और जनसभा को संबोधित करके अपनी सरकार के बारे में बताया जाए। आगे बढ़ते हैं। झांसी पहुंचे भाजपा के राज्यसभा सांसद और पूर्व डीजीपी बृजलाल ने सपा और कांग्रेस को जमकर आड़े हाथों लिया। सपा को बृजलाल ने आतंकी पार्टी करार दिया और आईटी रेड पर बोलते हुए बृजलाल ने कहा कि अभी ये जारी रहेगा। तो पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के मामले पर राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग भी की। और इतना ही नहीं, सपा पर हमला बोलते हुए बृजलाल ने कहा कि जितना बड़ा गुंडा होता है उसकी गाड़ी पर उतना ही बड़ा सपा का झंडा मिलता है। ये जो समाजवादी पार्टी सरकार है, मैं एक शब्दावली का इस्तेमाल करता हूँ, इनके डीएनए में घुल गई है। ये केवल अपराधी नहीं पालते, आतंकवादी पालते। और जब मैं बोलता हूँ तो इसका एक जवाब नहीं देता। भाइयों, जितने इस प्रदेश में बड़े गुंडे हुए जिसको माननीय बनाया गया, जिनका जगह जेल में होनी चाहिए, उसका सबका बड़ा श्रेय समाजवादी पार्टी। ऐसे सेंसिटिव स्टेट में प्रधानमंत्री को 20 मिनट खड़ा होना पड़े, ये बिना राज्य सरकार के मिली भगत के संभव नहीं है। और सीधे तौर पर वहाँ का मुख्यमंत्री और वहाँ का एक जो अनगाइडेड मिसाइल है नवजोत सिंह सिद्धू, और जो हुआ है बिना मिली भगत के संभव नहीं है। और इसके लिए पंजाब की जो स्थिति बन रही है, वहाँ तो राष्ट्रपति शासन